स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आप भी कहेंगे कि आखिर आज किस कूचे में कदम रखा आपने। ये कहानी भी कोई कहानी है, एक भूला बिसरा चित्र, और वो भी किसी नामी गिरामी का नहीं, आसमान में चमकते हुए सितारे का नहीं, तो अभी अभी बुझे हुए तारे का भी नहीं। बस कुछ यूं ही खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। मगर भाई, जो दुनिया में चमक ना सका उसमें कोई चमक नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आखिर कीचड़ में सने हुए हीरे की कीमत जौहरी की नजर में 19 नहीं 20 ही है बराबर। तो श्याम बाबा दुनिया में बुलंद ना हो सके, इससे उनकी बुलंदी में कभी कोई कमी नहीं आई। जिसने उन्हें परखा उसने कुछ पाया ही, खोया नहीं। मेरे पर पितामह दीवान श्री राम कुमार सिंह कुमार की दो शादियां हुई, मगर उन्हें एक भी पुत्र ना हुआ। सारे परिवार में एक हलचल थी। वंश बिना इतनी बड़ी जमींदारी, इतनी बड़ी रियासत का आखिर क्या हश्र होगा। इस बात को सोच सोच कर मेरे पर पितामह बड़े चिंतित थे। एक दिन एक ज्योतिषी ने बताया कि वजीरापुर जिला बलिया में एक खानदानी कायस्थ परिवार है। उसी खानदान की एक बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है। उसी से यदि दीवान जी की शादी हो तो वंश चलेगा। फिर मेरे पर पितामह की शादी वजीरापुर की उसी लड़की से हुई जो आगे चलकर कन्या मैया के नाम से मशहूर हुई। कन्या मैया के ही पुत्र थे स्वर्गीय राजा राज राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे कवि। श्याम बाबा यानी मुंशी श्याम बिहारी लाल इसी वजीरपुर खानदान के थे। रिश्ते में वो मेरे पिता स्वर्गीय राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के चाचा लगते थे और हम बच्चों के श्याम बाबा। श्याम बाबा की मेरे बचपन की स्मृति उनके भारी भरकम शरीर तथा लंबी तोन तक ही सीमित है। हम बच्चों के लिए उनका भारी भरकम शरीर एक तमाशा था, तमाशा। शायद लड़कपन में उनसे मोटा व्यक्ति हम नहीं देख सके थे, इसलिए उनका फूला हुआ शरीर हमारे खेल का एक प्रतीक था। उनकी गोद में बैठकर उनकी तोंद का तबला बजाना शायद हमारे रोजमर्रे का एक प्रमुख खेल था। और उनका स्वभाव ऐसा सरल था कि बच्चों के साथ वो पूरे बच्चे बन जाते थे। हम लोगों के बड़े होने पर वो अक्सर ये किस्सा सुनाते कि बड़े भैया को वो भोर ही भोर अपनी तोंद पर सुला लेते और कहते कि बोलो, मीठे मुंह राम राम, मीठे मुंह राम राम। मेरे पिता के चाचा साहब, हम बच्चों के श्याम बाबा, हमारी दादी द्वारा घूदर लाल उनके पुकार का नाम पुकारे जाते थे, और उनकी तोंद फरमाइशी तोंद की पदवी पा गई थी। बस समझ लीजिए कितनी उन्नत थी उनके शरीर में वो तोंद। मेरे पिता और छोटे बाबूजी स्वर्गीय कुमार सर राजीव रंजन प्रसाद सिंह तो उनकी तोंद का मजाक उड़ाते उड़ाते तोंदूमल मोटूमल हगानिया तक की पदवी उन्हें दे बैठे थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी तो मुझे पता चला कि श्याम बाबा की जैसी बुलंद तोंद थी, उससे भी बुलंद और रोबीला उनका चेहरा था। चेहरे से भी बुलंद उनकी आवाज थी, और इन सब से कहीं बुलंद उनका दिल और दिमाग था। विश्वविद्यालय की कोई भी ऊंची डिग्री उन्हें हासिल न थी, मगर उनकी प्रतिभा कुछ ऐसी थी कि रियासत के ऊंचे से ऊंचे पद को भी उन्होंने बड़ी खूबी से निभाया। वो एक बार सूर्यपुर आए और वहीं रह ही गए, कभी भी अपने गांव लौट ना सके। मेरे छोटे बाबूजी के वो अभिन्न मित्रों में से रहे, और उन्हीं के साथ शिकार में जाना तथा घोड़े की सवारी में मीलों निकल जाना उन दिनों उनकी दिनचर्या सी रही। सूर्यपुरा आने के पहले उनकी सारी जमीन जायदाद तथा पुश्तैनी मकान भी वजीरपुर गांव के साथ साथ गंगा की गोद में जा चुका था। बस हमारे यहाँ से जो उनको बंधा सधा वेतन बराबर मिलता रहा, वही उनकी सारी पूंजी रही।
इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही, मगर वो झींकना तो जानते ही न थे। वो कितने पानी में है ये किसी को कभी भी पता न चला। खुशमिजाज इतने कि जिस मजलिस में पहुंच जाते वहां कहकहा पर कहकहा लगाने लगते, हंसते हंसाते सभी को लोट पोट कर देते। मरियल की भी हड्डी फड़क उठती। मजाक पसंद इतने कि हर बात पर एक फिक्रा, एक लतीफा सुनाकर हर एक को बाग बाग कर देते, नहले पर दहला देते, और जो भी उनसे मजाक करने जाता वो खुद मजाक बन जाता। दोस्तों की मजलिस में यदि घर का कोई नौकर नून तेल की दास्तान लेकर पहुंच जाता तो झड़प देते, जा जा जैसे तैसे काम चला ले, ये आफत यहां लिए क्यों आया। फिर वही ठहाका, वही हंसी जो आसमान चूम ले, चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं। पैसे की कमी घर पर जो हो, मगर उनकी हंसी में कभी भी कोई कमी ना आई। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी हंसते रहना और अपनी रसिकता ना खोना उनकी बराबर की खुसूसियत रही। और ठिठोलिया ऐसे कि आज तक उनका मुझे कोई जोड़ा ना मिला। एक दिन वो छोटे बाबूजी की शादी का एक किस्सा सुनाने लगे। बारात बाबू हरि जी के यहाँ डुमराव गई थी और कच्ची का रस्म चल रहा था। सारी बारात आंगन में खा रही थी। पांत में श्याम बाबा भी खा रहे थे। आखिर में दही परोसा जाने लगा। संयोग ऐसा कि दही की नदियां इन तक पहुंचते पहुंचते रिक्त हो गई। परोसने वाला कुछ झेप सा गया और झट दौड़कर दूसरी नदियां लाने ही वाला था कि श्याम बाबा ने बड़े गंभीर होकर चट कहा, वाह साहब वाह, इतनी तकलीफ गवारा आप क्यों करने जा रहे हैं? बस मुझे दही का एक टीका ललाट पर लगा दें, मैं समझ लूंगा कि मैंने दही खा लिया। फिर तो ऐसा ठहाका लगा कि सारा वातावरण गूंज उठा। मगर सराती इतने बिगड़ गए कि 25 नदियां दही उनके चारों तरफ लाकर रख दिया और कहने लगे, लीजिए जितना जी चाहे खाइए। फिर कुछ बुजुर्गों ने बीच बचाव कर सरातियों को शांत किया। महावीर मामा स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद पूर्व एडवोकेट जनरल बिहार के परिवार से हम लोगों का पुश्तैनी संबंध रहा है। पीछे तो उन्हें अपने पद की जिम्मेवारियों से कभी फुर्सत नहीं मिलती कि सूर्यपुरा जाकर रहें, मगर जवानी के दिनों में करीब करीब हर माह वो सूर्यपुरा जाते और हफ्तों रहते। मेरे छोटे बाबूजी के तो वो अभिन्न सहचर थे। मजाक पसंद श्याम बाबा की एक कहानी जब उन्होंने हमें सुनाई तो हम लोट पोट हो गए। महावीर मामा सूर्यपुरा गए थे, वहां काफी दिन रुक गए थे। कचहरी खुल गई थी, उन्हें आरा लौटना था, मगर छोटे बाबूजी और श्याम बाबा की राय थी कि अभी 2-4 दिन वो और रुकें। महावीर मामा रुकने को तैयार न थे। श्याम बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, आप आज ही जाएं, मैं अभी स्टेशन जाने को फिटन कसवाता हूं। उन दिनों मोटर कहाँ। दहारी साइज को उनके सामने हुक्म दिया, अभी घोड़ा जो मैदान में चल रहा है पकड़ लाओ और फिटन तैयार करो, तुरंत स्टेशन जाना है। फिर महावीर मामा की नजर बचाकर उन्होंने दहाड़ी के कुछ इशारा कर दिया। महावीर मामा की एक नजर घड़ी की सुई पर थी और दूसरी फिटन पर, मगर फिटन आ ही नहीं रहा है। आखिर बात क्या है? महावीर मामा परेशानी में अस्तबल की ओर बढ़े और साथ साथ हमारे अजीज श्याम बाबा भी। उन्होंने इसहाक कोचवान से पूछा, भाई देर क्यों लगा रहे हो, गाड़ी पहुंचने ही वाली है। इसहाक ने बड़े तपाक से कहा, सरकार घोड़ा पकड़ में नहीं आ रहा है कि उस पर लगाम लगाया जाए। दहारी बेचारा उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। श्याम बाबा ने बड़ी परेशानी जाहिर की। वाह, महावीर बाबू की गाड़ी छूट रही है और इधर तुम लोग एक घोड़ा नहीं पकड़ पाते। जाओ इसहाक, तुम अभी देखो मामला क्या है। घोड़ा अभी भी पकड़ नहीं आ रहा है। महावीर मामा परेशान हो रहे हैं और उनसे भी ज्यादा परेशान श्याम बाबा हो रहे हैं। फिर जो जो सामने आता वो घोड़ा पकड़ने को दौड़ा दिया जाता। जब महावीर मामा पैदल जाने को तैयार हो गए तो श्याम बाबा ने झट कहा, हैं ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद दौड़कर घोड़ा पकड़ लाता हूं, आखिर माजरा क्या है? अब लीजिए, श्याम बाबा भी घोड़ा पकड़ने वालों के गिरोह में शामिल हो गए। फिर महावीर मामा देखते क्या हैं
कि एक हुजूम भागते हुए घोड़े के पीछे दौड़ रहा है, और जब घोड़ा पकड़ में आने को होता है तो श्याम बाबा कसकर उसे एक चाबुक लगा देते हैं और वो बेतहाशा और भी भाग चलता है। इधर ये तमाशा रचा जा रहा है और उधर रेलगाड़ी भी स्टेशन छोड़कर छक छक करती बढ़ी जा रही है। जब गाड़ी छूट गई तो घोड़ा भी पकड़ा गया, मगर महावीर मामा तो एक दिन और रुक ही गए। अपने प्रतिद्वंदियों को छकाना तो कोई हमारे श्याम बाबा से सीखे। सासाराम के समीप चेनारी के एक पंडित जी अक्सर सूर्यपुरा आया करते थे। उनकी विशाल काया श्याम बाबा की विशाल काया से टक्कर ले लेती थी। वो श्याम बाबा से बहुत चिढ़ते थे और उन्हें अक्सर नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। श्याम बाबा की कभी भी नीयत नहीं थी कि किसी को तंग किया जाए, मगर पंडित जी उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आते थे। एक दिन पंडित जी दाढ़ी बनवा रहे थे। श्याम बाबा ने रामकृष्ण नाऊ को इशारा कर दिया कि आधी ही दाढ़ी बनाकर 9-2-11 हो जाओ। रामकृष्ण भी पुराना मस्खरा, वो भी एकदम चंपत हो गया। इधर पंडित जी परेशान, आधी दाढ़ी बनी और आधी यूं ही। वो भी मजाक के खासे अच्छे सामान हो गए। जिधर से नाऊ ढूंढते निकलते एक तमाशा बन जाते। हम बच्चों ने तो हंसी का गुब्बारा उड़ा दिया। उस दिन से पंडित जी ऐसा झेंपते कि कुछ न पूछिए। मेरे पिता और उनके अनुज जवानी के दिनों में स्थानीय स्कूल के वसंतोत्सव के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में बहुत उत्साह के साथ भाग लेते रहे। खासकर नाटक के मंचन में वो बहुत निर्देशन देते रहे। एक साल के आयोजन में श्याम बाबा तथा चेनारी के पंडित जी को स्टेज पर उतरवाया गया। उनके उतरते ही तालियों की गड़गड़ाहट से शामियाना गूंज उठा। पहले तो दोनों ने बड़ी खूबी से अपने अपने पार्ट अदा किए, मगर बाद में दोनों रकीबों ने इस मंच को अपने अपने बुझ निकालने का अच्छा साधन बना लिया। पहले तो मुक्केबाजी हुई, फिर स्टेज के किनारे रखे हुए दोनों पायदान से एक दूसरे को खूब पीटने लगे। कभी सर पर पायदान से मारते, कभी छाती पर और कभी पीठ पर। दोनों गर्द से भर गए और इधर दर्शक कभी ठंडे पड़ते और कभी अब बंद करें का नारा लगाते। हेडमास्टर साहब ने दोनों को रोकने के लिए कई बार पर्दा गिराया, मगर दोनों रकीब मानने को तैयार नहीं। फिर पिताजी ने मनोरंजन को खतरे में पड़ते देखकर कुछ कुश्तीबाजों को भेजकर उन्हें पकड़वा कर नीचे बुलवाया और बड़ी आरजू मिन्नत कर फिर दोस्ती करा दी। वातावरण शांत हुआ और आगे का प्रोग्राम चला। श्याम बाबा खाने पीने के निहायत शौकीन आदमी थे। किसी काज परोजन में औकात से बाहर खर्च करते और तैयारी ऐसी होती कि बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार भी दांतों तले उंगली दबाते। बड़े हौसले के आदमी थे वे, और इस मौके पर उनके घर का बना फुलौरा तो एक नायाब नेमत था इस रसना के लिए। ऐसे मौके पर वो जल्द किसी को भूलते न थे। एक दिन उनके यहाँ नवजात शिशु की छठी थी। ओह, क्या पूछना, बड़ी तैयारी कर रखी थी उन्होंने। हमारा घर भर आमंत्रित था उनके यहाँ। हमारा ही नहीं कहिए, गांव भर को न्योता था। उनके दरवाजे पर खासी भीड़ इकट्ठा थी। क्या अमीर और क्या गरीब, सभी एकत्रित थे। बाई जी का नाच गान भी था। लोग बाग आंखों में सुर्खी लिए महफिल में झूम रहे थे। पकवान तो इतने बने थे कि नाम गिनाना मुश्किल। श्याम बाबा के घर इतने मेहमानों का जूठन गिरे, इससे आनंददायक घटना उनके लिए दूसरी न थी। उनके जैसा मेजबान मिलना आज दुर्लभ है जैसे। उन्हें देखते ही मैंने कहा, श्याम बाबा, आखिर ये क्या हंगामा खड़ा कर रखा है आपने? इतना खर्च क्यों करते हैं? आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि इतनी। उन्होंने ठहाका मारते हुए कहा, बच्चा, आप फिक्र ना करें, भगवान मालिक। एक बात जान जाइए, इस लक्ष्मी को जितना ही पूजिएगा वो सताती रहेगी। इसे लतियाने पर ही ये ठीक रहती है। फिर वही चिर परिचित ठहाका कि आसमान टूट पड़े और वो भीड़ में नाचते हंसते जाने किधर खो जाएं। मैं टका सा मुंह लिए उनके जीवन दर्शन पर विचारने लगा।
उनके बड़प्पन की एक बानगी भी सुनते जाइए। उनके बेटे मोहन जी की शादी थी। बड़ी राजसी तैयारी। सूर्यपुरा गांव में ही एक दूसरे परिवार के घर बारात दरवाजे लगनी थी। श्याम बाबा की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मेरे छोटे बाबूजी सब लड़कों के साथ बारात में शामिल हों। इस निमंत्रण को हमारे छोटे बाबूजी ने सहर्ष स्वीकार किया। मेरे पिता उन दिनों घर से बाहर गए थे। दोपहर से ही हम लोग बारात जाने की तैयारी में भिड़ गए। अच्छे अच्छे शेरवानी पजामे बक्सों से निकालकर इस्त्री करवाए गए। बीरा सिंह ड्राइवर ने मोटर धोकर पॉलिश देकर चमका दिया। कोचवान ने फिटन को साफ सुथरा किया। मेरे छोटे बाबूजी को साफा बांधने का बड़ा शौक था। उनके वार्डरोब में तरह तरह के जोधपुरी साफा के सेट थे। उनके ऐसे सुघड़ साफा बांधने वाले तो राजपुताने में भी इने गिने मिलेंगे। उन्होंने एक बेहतरीन साफा बांधा। निश्चित समय पर लोग साइवान में आकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि श्याम बाबा या उनका कोई आदमी इत्तला दे तो हम लोग बारात में शामिल हों। बहुत बेताब हो हम लोग इंतजार कर रहे थे, मगर कहीं से कोई शान गुमान नहीं। आखिर बात क्या है? मेरे छोटे बाबूजी कभी बैठते, कभी टहलते और कभी पान खाते। गर्मी का दिन, शेरवानी, पजामा, साफा से लैस और उस पर इंतजार की गर्मी, बड़ी परेशानी थी। तब तक लड़की वाले के दरवाजे से पटाखा छूटने की आवाज उठने लगी। तो क्या बारात बिना हम लोगों को लिए ही दरवाजे लग गई? श्याम बाबा से ऐसी भूल? छोटे बाबूजी को क्षण भर में गुस्सा आ जाता था। वो तो गुस्से से लाल हो गए। हम बच्चे लोग तो समझ गए कि बारात की राजसी तैयारी में या कुछ सुरूर में श्याम बाबा हम लोगों को ले जाना भूल गए। मगर राम जाने बारात लौटने पर आज श्याम बाबा की क्या हालत होगी। छोटे बाबूजी के डर से तो हम लोग धीरे धीरे कपड़े उतारकर अपने कमरे में आने वाली आफत के डर से चुप बैठ गए। जैसे जैसे समय बीतता उनका क्रोध और भी बढ़ता जाता कि देखा, श्याम बाबा बेतहाशा दौड़े चले आ रहे हैं। उनको देखते ही छोटे बाबूजी उबल पड़े और नाराजगी में क्या क्या कह गए मुझे आज याद नहीं। मगर वाह रे श्याम बाबा, क्या दिल और दिमाग पाया उन्होंने। झट माथे से टोपी उतारकर छोटे बाबूजी के चरणों में रख दी। छोटे बाबूजी ये दृश्य देखने को भी तैयार न थे और वो एक क्षण में अंगार होते तो दूसरे क्षण में तुषार भी। उनके स्वभाव की ये खास रविश थी। हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, चाचा साहब, आखिर आप बुजुर्ग हैं, हमसे उम्र में बड़े, ये क्या कर रहे हैं? लीजिए अपनी टोपी। नहीं हुजूर, खता मेरी है। आज आप हमारे बाराती हैं पूज्य। आपकी मैंने आज अवहेलना कर दी। इसके लिए जो भी सजा हो वो थोड़ी होगी। आपको इत्तला ना दे सका इसलिए कि, और वो पैरों पर गिरना ही चाहते थे कि छोटे बाबूजी ने झट उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। जहां क्रोध की ज्वाला धधक रही थी वहां प्रेम का स्रोत फूट पड़ा। फिर क्या कहना, रात्रि में श्याम बाबा ने अपने घर पर छोटे बाबूजी के सम्मान में एक खास महफिल का आयोजन किया। हम सब लोग उसी लिबास में लैस हो उनके घर गए। दूल्हा भी छोटे बाबूजी की बगल में बैठाए गए और मध्य रात्रि के पूर्व महफिल जो शुरू हुई वो चिराग गुल होते होते टूटी। श्याम बाबा के बिना सूर्यपुरा में किसी पर्व त्योहार के दिन कोई रौनक ही नहीं आ पाती थी। हर पर्व त्योहार को वो बड़े उत्साह से मनाते और उन्हें आगे आते देख बड़े बूढ़ों में भी जोश उभर आता। होली, हाय, जब से छोटे बाबूजी और श्याम बाबा उठ गए सूर्यपुरा की होली का सुहाग ही लुट गया। उन दोनों के जीवन काल में सूर्यपुरा में जो होली मचती थी वो ब्रिज की होली की याद जगा देती थी। आज जब भी होली होती है तो उन दोनों की याद कलेजे में हूक सी उठती है और जग की अनियतता पर पर्दा एक बारगी खोल देती है। एक हफ्ता पहले से ही श्याम बाबा होली की शुरुआत कर देते और उनके दरवाजे से जो कोई भी गुजरता वो बिना रंग में शराबोर हुए ना रह पाता। उनके घर पर जो भी पहुंचता वो भंग भवानी तथा मालपुआ और फुलौरा का स्वाद लिए बिना छुटकारा न पाता। फिर श्याम बाबा की टोली गांव में घूमने लगती। जो कोई भी उस टोली के इर्द गिर्द आता वो होली का स्वांग बना दिया जाता और श्याम बाबा के सुर में सुर मिलाकर सभी जोर जोर से चिल्लाते,
होली है, होली है। गांव में अबीर गुलाल की होली मचाकर श्याम बाबा की टोली बंगले पर बाबूजी के दरबार में पहुंचती और यहाँ जो रस रंग का दरिया उमड़ पड़ता, वो कोई क्या लिखे, कितना लिखे। उस रस रंग की बौछार में मलिक जी पंडित सहदेव दुबे जो गाकर झूमकर नवरंग ला देते, उसकी कल्पना अब कोई क्या करे, कैसे करे। श्याम बाबा दाद भी देते और उनके साथ आलाप भी लेते। जिस दिन होली होती उस दिन भोर से ही लेकर मध्य रात्रि तक श्याम बाबा हर एक की नस नस में जान फूंक देते। उनके दालान में क्या अमीर और क्या गरीब, क्या बूढ़े और क्या जवान और बच्चे, सभी एकत्र होते और रंग रलियां मनाते। श्याम बाबा सभी के साथ छक कर होली खेलते और उनका कसकर कलरिंग भी करते। भंग भवानी के सुरूर में जब मस्ती कुछ ज्यादा छा जाती तो गरज कर कहते, वो होली का रसिया नहीं जो आज अपने को वहां रंग न लगाता। फिर जोरों का ठहाका, सभी होली है कहते झूम उठते। रात में श्याम बाबा फिर छोटे बाबूजी के दरबार में होली मचाते। जोगीड़ा के नाच के साथ ही साथ गांव के गवैयों द्वारा फाग गाया जाता। मालिक सिंह 2-4 नायाब चीजें सुनाते। फिर मध्य रात्रि के उपरांत चैता गवा जाने के बाद मलिक जी अपनी टोली लिए श्याम बाबा की ओर इशारा करते हुए छेड़ बैठते। चिर जियो होली के रसिया, चिर जियो। सारी मजलिस झूम उठती और मलिक जी के साथ साथ श्याम बाबा भी ताली बजाते गा उठते, चिर जियो होली के रसिया, चिर जियो, चिर जियो। सन 40 का दिसंबर का महीना। उन दिनों मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। श्याम बाबा भी हम लोग के साथ वहीं रहते थे। कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। रात में नींद नहीं आती थी। एक दिन जबरदस्ती मैं उन्हें डॉक्टर जयराज बिहारी के यहाँ ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बहुत नाजुक है, इन्हें सेवा और दवा दोनों की जरूरत है, पलंग पर ही पड़े रहें। मगर श्याम बाबा को कोई भी शर्त मंजूर न थी। हंसते हंसते बोले, ओह, अब कितने दिन यहां बांध कर रखिएगा, हम बूढ़ों के जाने के दिन आ गए, आज हैं कल नहीं। फिर वही चिर परिचित ठहाका। उसके बाद 2-4 दिन वो इलाहाबाद में रहे, फिर सूर्यपुरा चले गए। वहां लौटकर उनकी हालत और भी गिरती गई और जिस दिन ये जीवन लीला संवरण करनी थी, उस दिन खूब तड़के उठकर स्नान ध्यान समाप्त कर मेरे पिता के यहाँ पहुंचे और बड़े खुश होकर उनके साथ नाश्ता करने लगे। कुछ गप्पियां चल रही थीं और उसी बीच खूब जोर से ठहाका मारते हुए वो वहां हंसे और वहीं हंसते ही हंसते हठात हृदय की गति रुक जाने से वो लोग वासी हुए। बड़ी है वह रूह जो तन से बिना रोए निकलती है, जो जिंदगी भर घोर आभाओं से घिरे हुए भी अपने ठहाकों की गूंज में ही जीता रहा। वो मृत्यु के समय भी उन्हीं गूंजों को अपनी संगिनी बना इस लोक से उड़ चला। होली के उस रसिया को गए आज पूरे 48 साल हो रहे हैं, मगर आज भी होली के दिनों में सूर्यपुरा का जर्रा जर्रा होली के उस रसिया की याद में एक बार झूम उठता है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।